स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर है जिसमें हमने SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को पढ़ना है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज बेसिकली अ प्रोसीजर और स्टेप वाइज प्रोसेस टू build a software or a system. Step to step process to build a system. सिस्टम मीन हमारे पास एक सॉफ्टवेयर जिसे हम डेवलप करना चाह रहे हैं। अब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है एक सीक्वेंस में, और उसे हम बोलते हैं कि ये हमारा सिस्टम डेवलपमेंट। एक सिस्टम को, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का लाइफ साइकिल है। इसमें हमारे पास कंप्लीट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंफॉर्मेशन और सारे स्टेप एक टाइम स्पैन के अंदर हम इनको पूरा करते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास होता है वो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। हम एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्टडी करते हैं, जो सिस्टम पहले से हमारे पास बना हुआ होता है जिसको हमने चेंज करना होता है। एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिस्टम एनालिसिस। इस सिस्टम एनालिसिस में हम बेसिकली सिस्टम एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि नए सिस्टम जो हमने बनाना है उसको हम स्टडी करते हैं, और नया सिस्टम कैसे बनाना है, उसमें क्या चीज़ें ऐड करनी है, उसकी इनपुट क्या होगी, उसकी आउटपुट क्या होगी, उसको हम स्टडी करते हैं। नए सिस्टम को हम प्रोपोज्ड सिस्टम कहते हैं। हमने प्रोपोज सिस्टम को स्टडी किया है। जब हम एग्जिस्टिंग सिस्टम की प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, फिर नए सिस्टम को प्रपोज कर देते हैं कि ये सिस्टम इस तरह से वर्क करेगा, तो फिर हम उसका डिज़ाइन बनाते हैं। यहाँ पे जो डिज़ाइन हम बना रहे होते हैं वो बेसिकली हम डायग्राम्स और टेबल्स की फॉर्म में या डिफरेंट वे में अपने सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारा सिस्टम किस तरह से काम करेगा, उसमें कौन से पार्ट्स होंगे, उनके फंक्शंस क्या होंगे। ये सारे सिस्टम डिज़ाइन में मैनुअली पेपर्स के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर डिज़ाइन किए जाते हैं। यहाँ पे सिस्टम बिल्ड नहीं हो रहा होता, सिर्फ उसका एक डिज़ाइन, उसकी आप कह लें कि एक उसका एक स्ट्रक्चर बनाया जा रहा होता है कि इस तरह का ये सिस्टम होगा, इसको इनपुट क्या मिलेगी और ये काम क्या करेगा। जब ये फाइनल हो जाता है तो उसके बाद इस डिज़ाइन को देखते हुए एक्चुअली सिस्टम बनाया जाता है, और वो जो सिस्टम बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं कि हमने अब कोडिंग कर दी है। सिस्टम बनाने के लिए हम बेसिकली सिस्टम बनाने के लिए हम बेसिकली कोड लिखते हैं, और कोड क्या होता है, बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास कंप्यूटर में मौजूद होती हैं, जिनको यूज़ करते हुए हम कोड लिखते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज के थ्रू, कंप्यूटर के रूल्स के अकॉर्डिंग हम वो इंस्ट्रक्शन, ऐसी कमांड्स लिखते हैं रिटन फॉर्म में, जो कंप्यूटर को बताती हैं या सिस्टम को बताती हैं कि उसने किस तरह से काम करना है। यहाँ पे हम बता रहे होते हैं डिज़ाइन में कि काम क्या होना है। यहाँ पे हम बताते हैं कि वो काम कैसे होना है। इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, कोड लिखते हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम वो कोड लिख लेते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हम अपने सिस्टम को टेस्टिंग करते हैं। सिस्टम टेस्टिंग में हमारे पास बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें नंबर 1 ये होता है कि हम अपने सिस्टम की वर्किंग को, अपने सिस्टम की एक्यूरेसी को चेक करते हैं कि वो ठीक है या नहीं है, वो आउटपुट सही दे रहा है या नहीं दे रहा। प्लस अगर उस सिस्टम में कोई एरर्स हैं तो हम उन एरर्स को चेक करते हैं ताकि हम उन्हें रिमूव करके अपने सिस्टम को एक बेस्ट सिस्टम बना सकें। जब सारी एरर्स रिमूव हो जाती हैं, अगर कोई एरर होंगी तो वो वापस कोडिंग पे जाएगा, उसको ठीक करेगा। कोडिंग में समझ नहीं आ रही तो वो वापस डिज़ाइन पे जाके वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकता है। और जब एरर्स रिमूव हो जाती हैं, सिस्टम टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है कि ये सिस्टम अब बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है, उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि हमारे सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया होता है, उसको हम कंप्यूटर्स पे फिज़िकली इंस्टॉल कर देते हैं। हमने जिस मशीन के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सिस्टम बनाया होता है, हम उसको वो इंस्टॉल करके दे देते हैं
कि वो अब इस सिस्टम को यूज़ करें, यूजेबल फॉर्म में ले आते हैं, जिससे हमारा यूज़र या हमारा कस्टमर जिसने वो सिस्टम बनाया है वो उसे यूज़ कर लेता है। सिस्टम डेवलपमेंट की ये फेजेस तो हमारे पास एक दफ़ा परफॉर्म हो जाती हैं या रिपीट होती हैं सिस्टम डेवलप होते हुए, लेकिन लास्ट फेज में आ जाती है मेंटेनेंस। और ये जब तक हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ में रहता है तब तक उसकी मेंटेनेंस होती रहती है। मेंटेनेंस मीन कि एक पर्सन उस सिस्टम को चेक करता रहता है उसकी वर्किंग को, कि वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, जो पहले रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल हो रही थी, अब कोई रिक्वायरमेंट चेंज तो नहीं होगी। मेंटेनेंस मीन सिस्टम चेंजिंग्स और सिस्टम एक्यूरेसी को मॉनिटर करता रहता है। ये एक काइंड ऑफ क्या होता है, हमारे पास मॉनिटर होता है जो हमारे सिस्टम को हर वक्त चेक करता रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, उसकी कोई चेंजिंग्स उसमें। ज़रूरी नहीं होता कि हमारे सिस्टम में कोई एरर आए। सम टाइम कस्टमर हमें कहता है कि ये सिस्टम बाकी तो ठीक चल रहा था जो हमने बनाया है, उसमें कोई एक नया पार्ट ऐड कर दो, या कोई पार्ट अब यूज़लेस हो गया, वो फर्दर यूज़ नहीं हो रहा तो उसे रिमूव कर दो, या कोई एक पार्ट स्लो हो गया है उसकी स्पीड तेज़ कर दो, सिस्टम की स्पीड इंक्रीज़ कर दो। तो इस तरह के डिफरेंट टास्क जो हैं वो परफॉर्म करते रहते हैं मेंटेनेंस में एज़ ए एक्टिविटी। अब हम इन स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे पास हर फेज़ में क्या काम होता है। इसको स्टेप्स भी बोलते हैं, इनको हम 7 फेजेज़ भी बोलते हैं। ये 7 फेजेज़ हैं एसडीएलसी की, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की। और इनका सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। जब आप इस क्वेश्चन को, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जब आप अटेम्प्ट करें तो सबसे पहले तो डिफाइन करें कि एसडीएलसी है क्या। तो यहाँ पे एसडीएलसी, तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन दें कि एसडीएलसी है क्या, इसमें इसकी एब्रीविएशन लिखें कि एसडीएलसी stands for System Development Life Cycle, and it is set of steps that are that are performed to develop a system। इस तरह इसको एक्सप्लेन करने के बाद कि एक सक्सेसफुल सिस्टम के लिए नेसेसरी होता है ये हमारे पास, कि इट्स नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम। क्योंकि अगर आप एक स्पेशल प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे तो आपका सिस्टम कहीं पे भी प्रॉब्लम दे देता है। हमें अपने सिस्टम को सक्सेसफुल बनाने के लिए हर हर स्टेप को मेंटेन रखने के लिए कोई स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। और जब हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो एसडीएलसी की फेजेस के थ्रू हम एक सिस्टम को बिल्ड करते हैं। इसमें 7 फेजेस हैं, देयर नेम्स एंड देयर सीक्वेंस मैटर्स, की जिस सीक्वेंस में ये लिखी हुई हैं उसी में आपने लिखनी होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास वो स्टेप्स आएंगे जो कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्टडी करेंगे। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर अब हमारे पास क्या इंक्लूड होता है, हम इसमें डिफरेंट चीज़ों को स्टडी करते हैं। वो चीज़ें रिलेटेड टू और एग्जिस्टिंग सिस्टम होती हैं। इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, फर्स्ट फेज फॉर एसटीएलसी। इट्स फर्स्ट फेज ऑफ एसडीएलसी, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की ये पहली फेज होती है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज होती है, क्योंकि आपका पूरा सिस्टम इसी की बेस पे डेवलप हो रहा होता है। जो प्रॉब्लम्स, जो रिक्वायरमेंट्स के सिस्टम को क्यों बना रहे हैं और किस किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सिस्टम बना रहे हैं, वो सारा इसमें हम डिस्कस करते हैं। और इसके जो ऑब्जेक्टिव होता है इस फेज का, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमने एक इनिशियल एनालिसिस कंडक्ट करना होता है जो हमें हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम और नए बनाने वाले सिस्टम के लिए हेल्पफुल रहता है। तो ये जो इनिशियल एनालिसिस होता है इसमें फर्दर हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें नंबर 1 ये है कि हमने सिस्टम आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। सिस्टम आइडेंटिफिकेशन मीन हमने
आइडेंटिफाई करना है कि हम कौन-सा सिस्टम बनाने जा रहे हैं और न्यू सिस्टम व्हाई, इसमें हम आंसर करते हैं व्हाई न्यू सिस्टम। और ये हमें कैसे पता चलता है कि नया सिस्टम क्यों बना रहे हैं? हम स्टडी करते हैं एग्ज़िस्टिंग सिस्टम को, जो पहले से सिस्टम काम कर रहा है, उसको हम स्टडी करते हैं और उसकी एरर्स फाइंड करते हैं। एरर्स और हम प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से हमारा कस्टमर या हमारा यूज़र वो सिस्टम चेंज करवाना चाहता है, और जब तक हमें वो एरर्स नहीं पता चलेंगी, हम नए सिस्टम को बहुत अच्छे से बिल्ड नहीं कर सकते। तो सिस्टम आइडेंटिफिकेशन फ्यूचर फेजेज़ इसी पे डिपेंड कर रही हैं, क्योंकि 2 जो मेन क्वेश्चन हैं कि नया सिस्टम क्यों बनाना है और पुराने सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमने नए सिस्टम से दूर रखना है। सिस्टम आइडेंटिफिकेशन बेसिकली इन 2 मेन चीज़ों पे बिल्ड होता है, लेकिन बाकी सारा जो हमारा आगे प्रोसेस चलेगा वो इन 2 क्वेश्चन के आंसर्स पे चलेगा। ये जहाँ पे जो हमें आंसर मिलेंगे, हम इन्हीं की बेस पे अगले अपने सिस्टम को फर्दर डेवलप करेंगे, बनाएँगे। अब जो सेकंड स्टेप है हमारे पास, वो क्या होता है? सिस्टम स्कोप। सिस्टम स्कोप बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जब स्कोप बेसिकली कहते हैं वेयर एंड बाय whom सिस्टम विल बी यूज्ड, कि हमारे सिस्टम को कौन और कब और कहाँ पे यूज़ करेगा। स्कोप हमें बताती है कि हमारा सिस्टम कौन यूज़ करेगा और कहाँ पे यूज़ करेगा। उसकी उसके लिए कितनी मेमोरी चाहिए, उसके लिए कितना प्रोसेसर चाहिए, उसमें कितना डेटा सेव करना है, कितनी प्रोसेसिंग होनी है, आउटपुट जो है वो सॉफ्ट कॉपी में देनी है, हार्ड कॉपी में चाहिए, आउटपुट किस प्लॉटर्स, प्रिंटर्स, मतलब हमारे पास कैसे वो सिस्टम यूज़ हो रहा है। तो सिस्टम स्कोप बेसिकली वेयर एंड बाय whom सिस्टम विल बी यूज्ड का आंसर करता है स्कोप। और जब सिस्टम स्कोप की हम बात करते हैं तो हम ये बताते हैं कि सिस्टम के स्टेजेस हम डिफाइन कर देते हैं कि सिस्टम जब हम बताएँगे कि वेयर एंड बाय whom सिस्टम विल बी यूज्ड, तो हम ये भी बताएँगे कि उस पे हमने कितना फाइनेंशियली एक्सपेंस करना है। उस पे हमने कितना मनी कॉस्ट जो है एक्सपेंडिचर हम उसका बता देते हैं कि हमने वो एक्सपेंडिचर उस पे कितना आएगा। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर इसलिए हमें पता चलता है कि जब हमें पता चलता है कि एक सिस्टम हम छोटी ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए बना रहे हैं, तो हम उसका एक्सपेंडिचर डिसाइड करते हैं। फिर अगर हमारे पास एक्सपेंडिचर कम है, कॉस्ट जो यूज़र ने हमें दी है वो कम है, तो हम अपने सिस्टम की स्कोप को कम कर देते हैं। हम उसमें जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं या जो उसमें हार्ड डिस्क यूज़ हो रही है, जो प्रोसेसर यूज़ हो रहा है, हम उसको कम कर देंगे कि ताकि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहे। प्लस वेयर का आंसर कि वो अगर हम कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो एक स्पेसिफ़िक कंट्री के लिए है, तो उसको कोई दूसरी कंट्री यूज़ नहीं कर सकेगी। और अगर कोई पॉलिटिकल इफ़ेक्ट्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सारी स्कोप में हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि इस एरिया में ये यूज़ हो सकता है, सॉफ्टवेयर इस एरिया में ये यूज़ नहीं होएगा। कंडीशंस लगा दी जाती हैं, सिस्टम कहाँ पे और कब और कैसे यूज़ हो सकता है। ये सारा हम डिफ़ाइन करते हैं सिस्टम स्कोप में। द स्कोप ऑफ सिस्टम इज़ डिफाइंड और इट कैन बी रिड्यूस्ड ड्यू टू फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। तो ये स्कोप इन्होंने सिर्फ़ आपकी बुक में इतना लिखा है कि ये डिफ़ाइन की जाती है और इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन स्कोप बेसिकली होता क्या है कि हमारा सिस्टम कब, कहाँ और कौन इसको यूज़ करेगा। और फिर जब हम ये डिफ़ाइन करते हैं तो हम अपने इर्द-गिर्द के एनवायरनमेंट को, अपने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को, अपने एरिया को, अपने यूज़र्स को, कस्टमर्स को माइंड में रखते हुए ये डिसाइड करते हैं कि वो सिस्टम कब, कैसे और कहाँ पे यूज़ होगा। और बिकॉज़ ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हम अपने सिस्टम की स्कोप को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। उसको ज़्यादा लोग यूज़ करें, कम लोग यूज़ करें, ज़्यादा वाइड एरिया में यूज़ होगा या लेस एरिया में यूज़ होगा। इसके बाद हम अपने सिस्टम में
जो प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई की हैं, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में सिस्टम जो आइडेंटिफाई किया है कि ये हमने बनाना है, हम उसके लिए सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा सिस्टम किस तरह से बनेगा, उसमें कितने कितने वेज में हम एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो एक कंप्यूटर के अंदर या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो रियल लाइफ की प्रॉब्लम हो या कंप्यूटर में, हमारे पास मोर देन वन सॉल्यूशंस मौजूद होते हैं। इसी तरह जब सिस्टम डेवलपमेंट में प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, तो हमारे सिस्टम की आंसर में एक से ज़्यादा सॉल्यूशन रखे जाते हैं। और ये इसलिए रखे जाते हैं ताकि अगर हमारा एक सॉल्यूशन कहीं पे जाके स्टक हो गया है, वो हमें आउटपुट नहीं दे रहा, तो हम किसी दूसरे सॉल्यूशन को सिलेक्ट कर सकें। क्योंकि अगर हमारे पास कोई दूसरा सॉल्यूशन मौजूद नहीं होगा, तो हमें पूरे स्टेप्स दोबारा से फ्रॉम फर्स्ट स्टेप रीस्टार्ट करना पड़ता है। दोबारा आइडेंटिफाई करें, दोबारा सॉल्यूशन ढूँढें, स्कोप ढूँढें। तो हम अपनी आइडेंटिफिकेशन और स्कोप के अकॉर्डिंग मोर देन वन सॉल्यूशंस हम रखते हैं, बनाते हैं कि ये अल्टरनेट सॉल्यूशंस हैं। इन सब के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है और फिर जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। बेस्ट सॉल्यूशन को सिलेक्ट कर लिया जाता है टू डेवलप और टू बिल्ड अ सॉफ्टवेयर और सिस्टम। अब बेस्ट किस तरह से बेस्ट होता है? टाइम और कॉस्ट के लिहाज से। जो कम टाइम में और कम कॉस्ट में बनेगा, जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। रिक्वायरमेंट भी पूरी होनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि कॉस्ट और टाइम कम हो गया है तो हम उस सिस्टम को सिलेक्ट करेंगे। कम कॉस्ट और कम टाइम में सारी रिक्वायरमेंट, सारी ज़रूरियात को जो पूरा कर रहा होगा, वो बेस्ट सोल्यूशन होगा, उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। इसके बाद प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में जो फोर्थ स्टेप है, वो हमारे पास क्या है कि हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, हमने उसकी स्कोप बता दी कि ये कब कहाँ कैसे यूज़ हो सकता है हमारा सिस्टम। फिर हमने सॉल्यूशन बता दिए कि ये तरीके हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। और फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं? फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब है कि हम पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। चेकिंग पॉसिबिलिटी टू अप्लाई सॉल्यूशन। अच्छा, अब कौन सा सॉल्यूशन? ये जो हमने एक बेस्ट सॉल्यूशन सेलेक्ट किया है सिस्टम को डेवलप करने के लिए, हम ये चेक करते हैं कि उसको अप्लाई करना, उसके थ्रू सिस्टम को डेवलप करना पॉसिबल है भी या नहीं। उसको हम बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। इसमें बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं कि यूज़र के लिए वो एक्सेप्टेबल होगा, जो सिस्टम हम बना रहे हैं, क्या यूज़र उसको एक्सेप्ट करेगा? प्लस उसकी कॉस्ट काफ़ी है उस सिस्टम को बनाने के लिए, जो हमने बताई है कि ये 1 लाख में बन जाएगा, तो क्या वो 1 लाख में बन सकता है या नहीं बन सकता? टाइम जो यूज़र ने बताया है, क्या उतने टाइम में हम उस सिस्टम को बना सकते हैं या नहीं बना सकते? ये सारी चीज़ें फिजिबिलिटी स्टडी में आती हैं कि गिवन टाइम और कॉस्ट के साथ यूज़र जिस सिस्टम को एक्सेप्ट कर ले कि ये बिल्कुल ठीक है, उसकी ज़रूरत पूरी कर रहा है, ऐसा सिस्टम बनाना पॉसिबल है या नहीं है। ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं फिजिबिलिटी स्टडी में। तो फिजिबिलिटी स्टडी में लिखा हुआ है कि इट मस्ट बी अफोर्डेबल एंड एक्सेप्टेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो अफोर्डेबल मीन टाइम और कॉस्ट, कि वो जितना टाइम देते हैं और जितनी वो कॉस्ट बता रहे हैं, क्या उसमें हम बना देंगे, वो इतना अफ़ोर्ड कर लेंगे उस कॉस्ट को, और इतना टाइम उनके पास है कि वो हमें 6 महीने, 3 महीने या 4 महीने दे दें, हम उस सिस्टम को बना लें। और उसके बाद क्या वो एक्सेप्टेबल होगा, मीन उसकी ज़रूरत पूरी कर रहा होगा या नहीं। तो फिज़िबिलिटी स्टडीज़ में प्रोपोज़्ड सिस्टम, ये तो तीनों चीज़ें होती हैं, ये किससे रिलेटेड होती हैं? प्रोपोज़्ड सिस्टम से रिलेटेड। ये डिसीजन बताता है कि हमने कितना टाइम लेना है, कितनी कॉस्ट लेनी है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रिलिमिनरी प्लान। लास्ट स्टेप होता है ये फर्स्ट फेज़ का लास्ट स्टेप है प्रिलिमिनरी प्लान। और प्रिलिमिनरी प्लान में हम डिसाइड करते हैं, बल्कि जितने डिसीजंस हमने किए हैं, सिस्टम की प्रॉब्लम क्यों बनाना है, उस पुराने में क्या प्रॉब्लम है, उसकी स्कोप कितनी होगी, उसकी कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है। प्लस फिजिबिलिटी हम बता देते हैं कि इसकी इतनी कॉस्ट लगेगी, इतना टाइम लगेगा, यूज़र की ये वाली रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। ये सारे जो डिसीजन हमने 4 स्टेप्स में किए हैं,
इनको हम रिटन फॉर्म में, एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, रिटन फॉर्म ऑफ फाइंडिंग्स, जितनी फाइंडिंग्स, जितने डिसीजंस हमने लिए हैं, उन सबको जब हम किसी डॉक्यूमेंट के अंदर, एक फाइल के अंदर लिख के रखेंगे तो वो हमारे पास प्रिलिमिनरी प्लान बन जाएगा. So the last step consists of all findings in written form for approval. कि ये जितनी हमने स्टडी की है अब तक पहली फेज के अंदर, इस सारे को रिटन फॉर्म में लिख के ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी मैनेजमेंट को या सिस्टम जो बनाने के लिए हमें जिसने प्रोजेक्ट दिया है, हम उसको देते हैं कि वो उसको अप्रूव करे कि ये ठीक है, एक्सेप्टेबल है, कॉस्ट, टाइम, सोल्यूशन, स्कोप, वो सारा हम एक रिपोर्ट बना के सबमिट करते हैं. इसको हम बोलते हैं कि ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, जो कस्टमर को या मैनेजर को बता रही होती है कि इस तरह से ये काम हो सकता है, इतने टाइम में, इतनी कॉस्ट में, और वो रिपोर्ट को अप्रूव करे तो हम उस पर फर्दर काम स्टार्ट कर दें. अगर वो डिसअप्रूव हो जाए तो फिर एक नया प्रोसीजर, दोबारा से यही प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है. जो टॉप मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जिन्होंने सिस्टम बनाने के लिए दिया होता है, उन्हें ये रिपोर्ट दी जाती है. वो इसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, वो इसमें चेंजिंग्स भी बता सकते हैं कि टाइम कम कर दें, ज़रा जल्दी बना के दे दें, कॉस्ट का बता सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स में भी हमने गलत आइडेंटिफाई की हैं तो बता सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो हमने आइडेंटिफाई की हैं वो चेंज करवा सकते हैं, स्कोप बता सकते हैं कि इसको एक्सटेंड कर दें, ज़्यादा लोगों के लिए बना दें या कम लोगों के लिए बना दें, तो वो चेंजिंग्स भी बता सकते हैं और वो इसको टोटली रिजेक्ट भी कर सकते हैं. तो ये हमारे पास फाइनल प्रिलिमिनरी प्लान होता है. इसकी बेस पे फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम एनालिसिस. System analysis is the second phase of SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की ये हमारे पास सेकंड फेज है. इसको इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में स्टडी करेंगे और ये न्यू सिस्टम को स्टडी करने के लिए हम बनाते हैं, लिखते हैं, देखेंगे कि इसमें हम क्या स्टेप परफॉर्म करते हैं. होप कि अब तक आपको ये फर्स्ट फेज क्लियरली समझ आ गई होगी. इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, बुक से भी एक दफ़ा सारा पढ़ लें. कल लेक्चर से पहले मैं आपसे इसमें से क्वेश्चन करूँगी और फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.